सबको नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी टाइम पर मैं प्रभात कुमार बिश्नोई अपने समस्त छात्र और छात्राओं का, अपने समस्त व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुरू करते हैं आज के अपनी लघु लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी भाग 5 पाठ 3 पर आधारित उत्पादन तथा लागत। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक के सारे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन, कुल उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं और इसमें कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सीमांत लागत औसत लागत के संबंध को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसकी तैयारी आप अवश्य करिए। फिर एक साधन का भौतिक उत्पाद, कुल भौतिक उत्पाद, साधन का सीमांत भौतिक उत्पाद, एक साधन का औसत भौतिक उत्पाद, उत्पादक मतलब उत्पादन। इससे क्या अभिप्राय है? स्थिर और परिवर्तनशील लागतों से आप क्या समझते हैं? अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी में पहला क्वेश्चन है, उत्पादन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा आपको जब हमने उपभोग की परिभाषा दी थी तब उत्पादन की परिभाषा भी बताई थी। उपभोग से तात्पर्य होता है किसी वस्तु सेवा पदार्थ में तुष्टि गुण की कमी करना, और उत्पादन का तात्पर्य है वस्तु सेवा पदार्थ में तुष्टि गुण का सृजन करना या वस्तु को और अधिक उपयोगी बनाना ही उत्पादन कहलाता है, या वस्तु और पदार्थ में मूल्य का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ये मैंने बहुत सारी परिभाषाएं आपको बता दी है, केवल आपको थोड़ा सा याद रखना है। वस्तुओं में दृष्टिगुण का सर्जन करना या मूल्य का सर्जन करना उत्पादन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों से आप क्या समझते हैं। देखिए ना, थोड़ा ब्लैक बोर्ड की कमी को देखते हुए मैंने जरा थोड़ा क्वेश्चन इधर भी लिख दिए हैं। उत्पादन के साधनों से आप क्या समझते हैं, तो उत्पादन के साधन, देखिए कोई कहता है कि उत्पादन के साधन 2 होते हैं, कोई कहता है 5 होते हैं, कोई कहता है अनगिनत होते हैं। जो कहते हैं उत्पादन के साधन 2 होते हैं तो केवल भूमि और श्रम को उत्पादन का साधन मानते हैं। एक तो भूमि और दूसरा श्रम, इन दो को उत्पादन का साधन मानते हैं। जब भूमि और श्रम दोनों मिलते हैं तब तीसरा साधन पूंजी का निर्माण होता है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब पूंजी बनेगी। ठीक है, और श्रम का ही परिवर्तित रूप साहस होता है, क्योंकि साहसी भी एक आदमी है, और श्रम का ही परिवर्तित रूप प्रबंधक होता है। प्रबंधक, देखिए आपकी किताब में उत्पादन के केवल 4 साधनों को बताया गया है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। ठीक है, भूमि का स्वामी कौन होता है? भूमिपति होता है। राष्ट्रीय आय में भूमि के स्वामी अर्थात भूमिपति को क्या प्रतिभाग मिलता है, क्या पुरस्कार मिलता है? तो भूमि को लगान मिलता है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में आएगा कि भूमि का स्वामी कौन होता है, उसे क्या पुरस्कार मिलता है। तो मैंने बताया अभी, भूमि का स्वामी भूमिपति या भूस्वामी कहलाएगा, उसको लगान मिलता है। श्रम, श्रम का स्वामी श्रमिक कहलाता है, उसको हम मजदूरी देते हैं। पूंजी, पूंजी का स्वामी पूंजीपति कहलाता है और उसको हम ब्याज देते हैं।
साहस, साहस का स्वामी साहसी कहलाता है, उसको या तो हानि मिलती है या फिर लाभ मिलता है, यानी अंत में जो कुछ बचता है वो साहसी का होता है, जिसको हम लाभ कहते हैं अथवा हानि कहते हैं। प्रबंधक, आप यहाँ पे आगे बड़े क्लास में जाने के लिए पांचवा साधन भी याद रखिए, प्रबंधक। प्रबंधक का स्वामी प्रबंधक का स्वामी प्रबंधक होता है, अर्थात मैनेजर, और उसको वेतन मिलता है, यानी प्रबंध और प्रबंध का स्वामी प्रबंधक, और उसको क्या मिलता है, वेतन। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। उत्पत्ति के 4 साधन आपकी किताब में है, 4 ही लिखिए, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। सही है। तीसरा क्वेश्चन है, फलन शब्द का क्या अर्थ है। फलन, फलन शब्द यानी स्वतंत्र और आश्रित चर के परस्पर संबंध को प्रदर्शित करने वाला जो शब्द है उसको हम कहते हैं फलन। ठीक है, जैसे एक समीकरण लिख रहा हूं यहां पे, आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में, x बराबर देखिए देखिए इसको, धन 2y बराबर 10 युग्म समीकरण कहलाती है ये। अब इसमें हम x का मान निकालें तो 10 माइनस 2y। अब ये समीकरण हमने इसको प्रक्षांतर किया है, यहाँ पे आप देखें x आश्रित चर है, y स्वतंत्र चर है, y भिन्न मानों को प्राप्त करेगा, y के मानों पर x का मान निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहाँ इस समीकरण में 2 चर है, एक स्वतंत्र और एक आश्रित। स्वतंत्र चर y है, आश्रित चर x है। फलन शब्द आश्रित और स्वतंत्र चर की परस्पर निर्भरता को व्यक्त करने वाला शब्द है। यहां भी आपको जो हमने बताया था अभी में भी वही है, यानी कि स्वतंत्र चर के मान पर आश्रित चर का जो संबंध होता है, उनका जो परस्पर निर्भरता है, उसकी व्याख्या फलन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र चर से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्र चर वह चर होता है जो भिन्न भिन्न मान ग्रहण करता है और स्वतंत्र चर के मान पर आश्रित चर का मान निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित चर से क्या समझते हैं। आश्रित चर वह चर होता है जिसका मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है। ठीक है, उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए। किसी फर्म का मतलब समझते होंगे, फैक्ट्री वगैरह, कोई मिल वगैरह, एक लघु जो इकाई होती है वो फर्म कहलाती है। और जैसे हम उद्योग की बात करें, ये भी आपके काम आएगा, तो उद्योग में देखिए ये बिंदु मैं लगा रहा हूं, किसी उद्योग में अनगिनत फर्में होती हैं, याद रहेगा ना, ये है उद्योग। क्या है, उद्योग, चाहे ये चीनी उद्योग है या जूट उद्योग है, जो भी उद्योग है, जैसे भारत का चीनी उद्योग, तो भारत के चीनी उद्योग में तो कोई एक उद्योग ही नहीं, चीनी की अनगिनत फैक्ट्रियां या मिल होंगी। कपड़े के जो कारखाने होते हैं वो एक तो होता नहीं, भारत में सूती वस्त्र उद्योग तो बहुत बड़ा हो गया। अब इसमें जो ये एक बिंदु हमने लगाया है, ये एक बिंदु जो है ये, इसको हम कहते हैं फर्म। ठीक है, ये है फर्म। तो उद्योगों तो अनगिनत फर्में होती हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, किसी फर्म की जो आगतें हैं, आगत मतलब आउटपुट अर्थात उत्पादन, और जो मतलब कहिए कि आधा है, आधा मतलब साधन, उत्पादन के साधन फैक्टर, यानी दूसरे शब्दों में उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच का जो संबंध होता है उसको हम उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है,
सिंपल भाषा में आगत और आधा के बीच के पारस्परिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है किसी फर्म के। समझ में आ गया? किसी फर्म के जो उसकी आगत है, आउटपुट है, और जो उसके आधा है अर्थात उत्पादन के साधन है, उनके बीच का जो संबंध है उसको फलन स्पष्ट करता है। समझ में आ गया होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्पकालीन उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है? देखिए, मैंने अभी आपको जो उत्पादन के साधन बताए थे, कौन कौन से बताए थे? एक तो भूमि बताया था, दूसरा श्रम बताया था, तीसरा पूंजी बताया था, चौथा साहस है ना। ये चार ही बता रहा हूं मैं आपको। पांचवा साधन अपनी स्मृति के लिए याद रखना, प्रबंध। ये जो चारों साधन हैं, इन साधनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अच्छा, भूमि की परिभाषा क्या होगी? अगर कोई पूछने लगे आपसे भूमि की परिभाषा क्या होगी, तो प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहारों को भूमि कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहारों को भूमि कहते हैं। भूमि में, मार्शल की परिभाषा सुना रहा हूं, भूमि में वे समस्त पदार्थ सम्मिलित होते हैं जो प्रकृति ने मनुष्य को निःशुल्क उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं, जैसे हवा, जल, सूर्य का प्रकाश आदि। ये भूमि की परिभाषा है। श्रम, किसी भी प्रकार का श्रम, चाहे वो शरीर से किया जाए अथवा दिमाग से, यदि धन कमाने के लिए किया जाता है तो उसको हम श्रम कहते हैं। ठीक है? और श्रम जो है केवल मानवीय होता है। पशु भी श्रम करते हैं, लेकिन पशु को श्रम की उस श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है? भूमि उत्पादन का अनिवार्य साधन है, श्रम भी अनिवार्य साधन है। भूमि निष्क्रिय साधन है, श्रम सक्रिय साधन है। भूमि हो और श्रम न हो तो कुछ भी नहीं उत्पन्न हो सकता। ठीक है? अच्छा, भूमि जो है अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में भी उत्पादन का स्थिर साधन है, इसको याद रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है भूमि का। भूमि का मूल्य उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। शहर की भूमि गांव की भूमि से ज्यादा मूल्यवान होती है। गांव के पास की भूमि और गांव से दूर की भूमि, गांव के पास की भूमि ज्यादा मूल्यवान होती है। समझ रहे हैं? भूमि के बहुत सारे लक्षण हैं। भूमि अक्षय है, भूमि को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये याद कर लीजिए, भूमि के जो विशेषताएं हैं, श्रम की जो विशेषताएं हैं, पूंजी की विशेषताएं हैं, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण। पूंजी किसी मनुष्य की संपत्ति का वह भाग होती है जिससे भविष्य में और अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। एक मकान मालिक का ये मकान है, ठीक है? इस मकान में 6 कमरे हैं और बाकी ये आगे बाउंड्री साउंड्री जो भी है। मकान मालिक 2 कमरों में खुद रहता है, इन 2 कमरों में, और शेष 4 कमरों में उसने किराएदार रख रखे हैं। ठीक है? 1 2 3 4, इन 4 कमरों में उसने किराएदार रख रखे हैं। ये पूरा मकान उस मकान मालिक की संपत्ति है, किंतु जिससे उसे आय प्राप्त हो रही है वो उसकी पूंजी है। समझ गए? तो संपत्ति का भाग होती है पूंजी, जिससे भविष्य में और अधिक आय प्राप्त होती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसने कार ले रखा है, कार को बुकिंग पर चलाता है, तो वो उसकी पूंजी है जिससे कि वो आय प्राप्त कर रहा है। अब बढ़ई की पूंजी उसके औजार होते हैं, नाई की पूंजी उसके जो भी यंत्र प्रयोग में लाता है वो सब उसकी पूंजी है। समझ गए होंगे? राज भी किसी न किसी, लोहार भी किसी न किसी औजार यंत्र का प्रयोग करता है। समझ आ गया? पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी किसी मनुष्य की संपत्ति का भाग होती है जिससे उसे भविष्य में और अधिक आय। उत्पादन कार्य में लाभ और हानि के वहन करने का जो कार्य करता है उसको हम कहते हैं साहसी, और यह कार्य साहस कहलाता है।
लाभ हुआ तो मेरा और हानि भी तो किसकी, तो हानि भी तो मुझे ही सहन करनी पड़ेगी। तो साहसी जो है वो लाभ भी प्राप्त करेगा और हानि भी उसी को उठानी पड़ेगी। यही कार्य है, लाभ और हानि को वहन करने का जो कार्य है उसको साहस कहते हैं, और इसको जो करता है उसको हम साहसी कहते हैं। तो देखिए अब हम अल्पकालीन उत्पादन फलन की चर्चा कर रहे हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय? देखिए उत्पादन के कुछ साधन होते हैं जो स्थिर होते हैं, अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में। तो जैसे भूमि है, तो भूमि तो अल्पकाल में भी स्थिर है और दीर्घकाल में भी स्थिर है, उसके परिमाण को इतना सा भी नहीं बढ़ा सकते। स्थिरता भूमि का प्रमुख गुण है, और ये गुण अन्य साधनों में अल्पकाल में तो होता है लेकिन दीर्घकाल में नहीं होता। दीर्घकाल में तो प्रत्येक साधन परिवर्तनशील होता है, श्रम भी, पूंजी भी, साहस भी। लेकिन भूमि अल्पकाल में भी स्थिर और दीर्घकाल में भी। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। भूमि का जो ये गुण है कि भूमि उत्पादन का स्थिर साधन है, इसको हम कहते हैं भूमि तत्व। क्या कहेंगे? भूमि तत्व। अब हम उत्पादन फलन को समझाते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन किसे कहते हैं, या अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन के साधनों के सहयोग में कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन के अनुपात में जब परिवर्तन किया जाता है तो इसको हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। समझ आया या नहीं आया? उत्पादन के साधनों में एक साधन को स्थिर रख के या अन्य साधनों को स्थिर रख के अन्य साधनों में वृद्धि करें या एक साधन में वृद्धि करें। ठीक है, तो जो हमें यानी आउटपुट प्राप्त होगा उसको हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहेंगे। क्या हो गया होगा? अच्छा, अभी आप पढ़ेंगे क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम ये नियम है, इसको याद कर लेना, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इसको समझाऊंगा और मैं अपने वीडियो में लिंक भी दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने इस पर पहले में वीडियो बनाया है लेकिन दुर्भाग्यवश आवाज में थोड़ा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इसको फिर से बनाऊंगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन से को समझाएंगे। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, पैमाने के प्रतिफल के जो नियम होते हैं उनको दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तनशील माना जाता है, और जब इन साधनों के साधनों में अनुपातिक परिवर्तन किया जाता है तो जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं उनको हम दीर्घकालीन प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, उत्पादन फलन कहेंगे, और पैमाने के प्रतिफल को दीर्घकालीन फलन कहा जाता है, याद रखिएगा। अब है एक, यानी कि कुल भौतिक उत्पादन या उत्पाद से क्या अभिप्राय है? कुल भौतिक उत्पाद। ठीक है, देखिए यानी कि कुछ साधनों को स्थिर मानकर यदि हम चले और एक साधन की मात्रा में एक इकाई में हम वृद्धि करें, साधन की एक निश्चित मात्रा को लगाकर जो वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है उसको हम कुल भौतिक उत्पादन कहते हैं। मान लीजिए 10 श्रमिक लगा रहे हैं और किसी वस्तु की 10 इकाइयां बन रही है, तो 10 श्रमिकों की जो कुल भौतिक उत्पादकता है वो 10 इकाइयां हैं। अब ये इकाइयां का तात्पर्य आप नहीं समझे होंगे। जैसे मान लीजिए 10 जोड़ी जूते 10 श्रमिक बना रहे हैं, 10 इकाई श्रमिक की लगाकर हम 10 जोड़ी जूते बना रहे हैं, तो 10 श्रमिकों का कुल भौतिक उत्पादन 10 जोड़ी जूते है। भौतिक जैसे ये वस्तु है ना मेरे हाथ में, ये भौतिक है, मौद्रिक की बात नहीं हो रही है। इसका मूल्य कितना है? मान लो 20 रुपए, तो कुल मौद्रिक उत्पादन कितना होगा? मान लो एक श्रमिक एक पेन बना रहा है तो 20 रुपए के बराबर काम कर रहा है, क्योंकि मौद्रिक उत्पादन की बात कर रहे हैं ना, मौद्रिक। तो यहाँ पे भौतिक की बात चले तो भौतिक तो ये एक श्रमिक दिन भर में 50 ऐसे पेन बनाता है, ठीक है, या
8 श्रमिक मिलकर दिन भर में 800 पेन बनाते हैं। तो 8 श्रमिकों का कुल भौतिक उत्पादन कितना है? 800 इकाइयां, 800 पेन। सुनना क्या होगा? औसत भौतिक उत्पादन से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो किसी साधन की एक निश्चित मात्रा का प्रयोग करके जो कुल भौतिक उत्पादन हमको प्राप्त होता है, उसे उस साधन की इकाइयों से भाग कर दीजिए, जो मिलेगा उसे हम औसत भौतिक उत्पादन कहेंगे या औसत भौतिक उत्पाद कहेंगे। समझ में आ गया होगा? सीमांत भौतिक उत्पादन से क्या तात्पर्य? मान लीजिए हमने यहां बताया 10 श्रमिक लगा के हम 10 जोड़ी जूते बना रहे हैं, एक अधिक श्रमिक लगाए, अर्थात अब एक अधिक 10 की जगह 11 श्रमिक लगाए, और अब कितने जोड़ी जूते बनना है? 11 जोड़ी जूते बनना है। तो जो एक अतिरिक्त श्रमिक हमने लगाया उसने कितने जोड़ी जूते बनाए? एक जोड़ी। यानी एक अतिरिक्त श्रम की इकाई का, एक अतिरिक्त श्रम की इकाई का प्रयोग करके कुल भौतिक उत्पाद में जो वृद्धि हुई है, अर्थात पहले 10 था, 11 हो गई, कितनी वृद्धि? एक इकाई, एक जोड़ी जूता। तो जो अतिरिक्त इकाई है जो हमने लगाई है, सीमांत इकाई, उसकी जो भौतिक उत्पादकता होगी, यानी सीमांत भौतिक उत्पादन होगा, वो एक इकाई के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमांत भौतिक उत्पादन वक्र किस प्रकार का होता है या कैसा होता है? तो देखिए यहां पे एक छोटा सा चित्र बना रहा हूं, ये है, इसको एम पी पी कहेंगे। ठीक है, मार्जिनल जो हमारा उत्पादन होगा, सीमांत भौतिक उत्पादन, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, तो सुन लीजिए, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, सीमांत भौतिक उत्पादन, ये वक्र है। तो इस तरीके से हमने बनाया, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उल्टे यू के आकार का है। ठीक है, तो कैसा होता है? उल्टे यू के आकार का होता है, याद रखिए। एनपीपी यानी सीमांत फिजिकल प्रोडक्शन, जो कर्व है ये उल्टे यू के आकार का होता है। ठीक है, सीधा यू तो ये हो गया, उल्टा ये हो गया। समझ में आ गया? ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, औसत भौतिक उत्पाद वक्र का आकार सामान्यतः किस प्रकार का होता है? वो भी ऐसे ही होता है, बस यहां पर एन की जगह ए लिखना है। सामान्यतः ये भी ऐसा होता है, ये भी उल्टे यू के आकार का होता है। सही है, समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? क्योंकि पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित है। दीर्घकाल में उत्पादन के समस्त साधनों को परिवर्तनशील रखा जा सकता है। यदि सभी साधनों में आनुपातिक वृद्धि की जाए तो जो उत्पादन यानी कि प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा है उसको हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। समझ आ गया होगा? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उत्पादन कब अधिकतम होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है ना, कुल तुष्टिकोण कब अधिकतम होता है? जब सीमांत तुष्टिकोण शून्य होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुल उत्पादन कब अधिकतम होता है? जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है, तब कुल उत्पादन अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अति अल्पकाल से क्या अभिप्राय है? अति अल्पकाल एक ऐसा समय होता है जब कोई फर्म प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए साधनों की मात्रा को बढ़ा नहीं सकती, प्रोडक्शन को घटा भी नहीं सकती। प्रोडक्शन जो है स्टॉक तक ही सीमित रहेगा, जो भी है मतलब उतना ही रहेगा जो है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। उत्पादन की तकनीक स्थिर है, उत्पादन के साधन स्थिर हैं। ठीक है, अल्पकाल में उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अति अल्पकाल में, तो अति अल्पकाल समय की दृष्टि से एक ऐसा काल होता है जिसमें वस्तु की पूर्ति पूर्णतः स्थिर होती है, यानी कि जो उत्पादन होता है वो पूर्णतः स्थिर होता है।
पूर्ति को लेश मात्र भी नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यल्पकाल हो गया। उत्पादन के साधन स्थिर कब होते हैं? स्थिर कब होते हैं? उत्पादन के साधन स्थिर कब होते हैं? अल्पकाल में। कब होते हैं? अल्पकाल में उत्पादन के साधन स्थिर होते हैं। अल्पकाल में सभी साधन स्थिर होते हैं, चाहे श्रम हो, पूंजी हो, साहस हो, भूमि तो अल्पकाल में भी स्थिर और दीर्घकाल में भी स्थिर है। भूमि तो एक ऐसा साधन है कि वो प्रत्येक काल में स्थिर है, लेकिन अन्य साधन जो श्रम है, पूंजी है, साहस है, संगठन है, ये अल्पकाल में स्थिर होते हैं। समझ में आ गया? अल्पकाल में उत्पादन के समस्त साधन स्थिर। ये कुछ समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद है उत्पादन के साधन, ये तो हो गया ना। इसके बाद है उत्पादन के परिवर्तनशील साधन कौन कौन है? उत्पादन के परिवर्तनशील साधन कौन कौन है? भूमि में तो हम परिवर्तन, ये श्रम और पूंजी, इसमें ही परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, श्रम और पूंजी उत्पादन के परिवर्तनशील साधन हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उत्पादन फलन में स्वतंत्र और आश्रित चर बताइए। ये लिखा है यहाँ पे y बराबर f और ब्रैकेट में x लिखा है। तो देखिए x के मान पे y का मान निर्भर है, तो x जो है वो स्वतंत्र चर है, y जो है वो आश्रित चर है। तो यहाँ पे ये दो चर हैं, x और y। ठीक है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि y फलन है x का, यानी y का मान x पर निर्भर करता है। का मान अगर 2 होगा तो y का मान भी 2 होगा, यदि f 4 होगा तो y भी 4 होगा। फिलहाल यही है। ठीक है, यानी यहाँ पे स्वतंत्र चर कौन है? x, और आश्रित चर कौन है? y। तो आज के लिए इतना ही। ये जो कुछ टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें भी अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे 2 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण याद आए। एक, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में। और दूसरा, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने के घटते, बढ़ते और स्थिर प्रतिफल को रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बोला, और क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम में, और इससे पहले भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पैमाने पे प्रतिफल और उत्पादन के जो नियम हैं उसमें जो क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम है, फिर प्रति यानी कि उत्पादन वृद्धि नियम है, स्थिर नियम है, थोड़ा इन पर भी फोकस कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, चलिए मैं आपको इस लघुत्तरी के बाद, इस लघुत्तरी प्रश्नोत्तरी के बाद आगे जो है कहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन भी समझाने जाऊंगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। ठीक है, केवल 1 सेकंड लगेगा, जरा बटन दबा दीजिए। हैं, नमस्कार, धन्यवाद।